हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आज तक क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3 देखी है आरपीएससी के एटीपी एग्जाम से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन बैंक 4 पे जा रहे हैं। मतलब और फिर से 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेसिफिक सम ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन, कुछ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ मास्टर प्लान को लेके क्वेश्चंस, ऐसे सबको कंबाइन करके मैंने एक ये फिर से 15 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जो फ्यूचर में मैं 16 तारीख के पहले तक जितने भी क्वेश्चन बैंक्स बनाऊंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। First question: which planning committee is the municipality required to coordinate while preparing the master development plan? देखिए, पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं, कौन से एक्ट में ये आता है वो समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए, आपको म्युनिसिपैलिटी एक्ट स्टार्टिंग के जो सेक्शंस है वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 के आगे है सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू। सो चैप्टर नंबर 11 में लिखा है कि म्युनिसिपैलिटी को मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, बट इफ इन केस ऐसा हुआ तो दे नीड टू कोऑर्डिनेट विथ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो भी केस रहेगा वो, और साथ साथ में चीफ टाउन प्लानर के का भी कंसर्न लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन था वो आपको, और आप सेक्शन नंबर 159 का अगर आप सेक्शन देखें तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जैसा भी केस रहेगा, आइदर अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इन दोनों के कंसर्न अगर वहां लेना पड़ता है तो म्युनिसिपैलिटी को उन दोनों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो आंसर इज इट मे बी अ मेट्रो प्लानिंग कमेटी और अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 159 में क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट: डैश एन इकोनॉमिस्ट डेवलप द सेक्टर मॉडल इन 1930s। देखिए, ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो कि क्लेरेंस पेरी तो नेबरहुड कंसेप्ट देता था। बर्गेस मतलब बर्गर, मैंने आपको ऐसा याद रखने बोला है लेक्चर्स में। बर्गर बर्गर मतलब क्या? कॉन्सेंट्रिक पैटर्न। सो बर्गर भी नहीं है, बर्गेस भी नहीं होगा। सो हॉयत, क्योंकि ये जो है ये दो नाम है, हम कैसे लर्न रखते हैं लेक्चर्स में इसको, हैरिसन उलमन दो लोग हैं, तो उन्होंने कौन सी थेरी दी थी? मल्टी न्यूक्लियाई, क्योंकि ये दो लोग हैं इसलिए मल्टी न्यूक्लियाई थेरी दी थी। सो द आंसर इज होमर हॉयत। सो आंसर इज होमर हॉयत, जिन्होंने सेक्टर पैटर्न में कोई भी टाउन का डेवलपमेंट होता है ऐसा हम उन्होंने कहा था। सो यस, द आंसर इज सी। Next, Sir Patrick Geddes, known as the father of modern town planning, developed a new approach for a regional and a town planning based on trio concept। तो ये trio concept क्या था और ये trio concept का डिटेल क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ ऐसा तरीके से पूछा गया है, बट आपको पेपर में ऐसा भी आ सकता है, who is the father of modern town planning? So you must know that, इसीलिए मैंने से कंबाइंड में ही डिस्क्रिप्शन दिया है कि सर पैट्रिक गेडिस को फादर ऑफ मॉडर्न टाउन भी कहते थे। और उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया? तो वर्क, फोक, प्लेस, ये तीनों जो इस कंसेप्ट को ट्रायो कंसेप्ट कहते हैं। प्लेस, वर्क और फोक, जिसके अंदर प्लेस मतलब एनवायरमेंट, क्लाइमेट, टोपोग्राफी आती है, वर्क मतलब जिधर वो वर्क कर रहे हैं वो आता है, और फोक मतलब सोशल रीजन, ये सब चीजें आता है। सो द आंसर इज वर्क, फोक, प्लेस। नेक्स्ट: हु कैन सबमिट द सजेशन एंड ऑब्जेक्शन फॉर एनी ड्राफ्ट प्लान? देखिए, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था कि एवरी म्युनिसिपैलिटी शुड प्रिपेयर द मास्टर डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पे लोगों से सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस मांगते हैं। सो हु कैन ऑब्जेक्ट? एनी मेंबर, कोई भी सिटीजन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कोई भी उसके ऊपर सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। सो द आंसर इज एनी पर्सन कैन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट: इन गांधीनगर रेसिडेंशियल सेक्टर्स आर डेवलप्ड ऑन विच कंसेप्ट? देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। गांधीनगर किसने डेवलप किया? तो एच के मेवाड़ा और प्रकाश आप्टे, इन दोनों ने। हु इज द प्लानर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो एच के मेवाड़ा एंड प्रकाश आप्टे आपको याद रखना है। उसके बाद इसका कंसेप्ट था कि ये सेक्टर फॉर्म में
तो बना रहे हैं और नेबरहुड पैटर्न में बनाएंगे. सो द आंसर इज नेबरहुड. द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड इज यूज्ड इन द गांधीनगर सिटी. नेक्स्ट, under what circumstances can a person be penalized for the unauthorized development or a land use changes? देखिए, फिर से याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन यानी जहां पर जो चीज आपकी नहीं है वहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दैट इज द अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट. या फिर आपने जिस चीज पे कंस्ट्रक्शन, जिस चीज पे, सॉरी इसको इलीगल कहते हैं, बट जिस चीज पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस पे आपने आइदर, आपकी जगह है बट अगर आपने वहां पर किसी से परमिशन नहीं ली है, या फिर परमिशन ली है पर जो परमिशन ली है उससे ज्यादा आपने बनाया है, तो दैट इज टर्म्ड एज अनऑथराइज्ड. तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इफ द लैंड इज ओन्ड बाय म्युनिसिपैलिटी, तो नहीं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. Understand the basic difference between the illegal construction and unauthorized construction. So जब unauthorized construction कब होगा, फॉर एग्जाम्पल एक आधे जगह पर रेसिडेंशियल का यूज दिया था आपके मास्टर प्लान में, बट आपने वहां पे कोई इंडस्ट्री डाल दी, सो इट इज इन अ येलो जोन एंड यू हैव, means you have developed it in the violet zone. So yes, this is unauthorized construction and you will get the penalty. मतलब आपको उसके ऊपर कोई तो चार्जेस भरने पड़ेंगे या कंस्ट्रक्शन तोड़ना पड़ेगा. इसके पूरे सेक्शंस है आपके म्युनिसिपैलिटी एक्ट में. So the answer is if the development or the use is not in conformity with the plan. Next, a local area plan is, देखिए एलएपी और टीपी स्कीम यानी लैंड पुलिंग स्कीम, इसमें बहुत कंफ्यूजन है. तो एक चीज याद रखिए, एलएपी ये जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एरिया है उसको, एग्जिस्टिंग एरिया को रीडेवलप करना इज द लोकल एरिया प्लान. whereas the land pooling scheme is greenfield area पे बनाने, will have to implement for the greenfield area. So it is clearly given that local area is improve and enhance the existing developed area. What is the objective of Street Vendor Act 2014? देखिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्यों बना गया था और कौन, म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन जो भी है वो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है वहां की. सो ये क्यों बना गया है, टू प्रोटेक्ट एंड अ लाइवलीहुड ऑफ द स्ट्रीट वेंडर. अगर आप मेरा स्ट्रीट वेंडर का लेक्चर पूरा डिटेल में देखोगे तो आपको ये बहुत इजीली आंसर देते आएगा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या था, पॉलिसीज क्या थी. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस थिंग्स. अभी मैंने आपको बताया कि वहां की म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन, नगर निगम, these are the person who is going to responsible for implementing the local level वाली चीजें. Next, traffic and transportation studies are mainly required to be conducted. क्यों कंडक्ट करते हैं हम, क्योंकि हमें कौन से डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल वहां से जा रहे हैं और हमें उसको किस तरीके से चैनलाइज करना है ये हमें पता होना चाहिए. इसीलिए द आंसर इज determine the type of traffic which is being accommodated by the road, right? The number of vehicle, the next question, sorry, the number of vehicle moving in a specific direction on a given roadway or a lane that passes or a given point or a section during a specific unit time is called as. देखिए अब यहाँ पर बेसिकली हाईवे कैपेसिटी तो नहीं होता है, तो ये तीन में कंफ्यूजन हो सकता है. सो जब हम ट्रैफिक डेंसिटी की बात करते हैं तो पर यूनिट लेंथ पे कितने लोग चलेंगे, पर किलोमीटर में कितने लोग चलेंगे, दैट इज द डेंसिटी. पर ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है तो डेंसिटी यहाँ से कट हो गई है. बेसिक कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम व्हीकल 1 घंटे में, ना उधर टाइम गिवन है, सो बेसिक कैपेसिटी भी नहीं हुआ. सो द आंसर इज ट्रैफिक वॉल्यूम. देखिए एकदम ये बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस है सबके लिए, सबको ये सेम लगती है, बट अगर आप ऐसे याद रखोगे कि डेंसिटी मतलब आपको किलोमीटर आना चाहिए और बेसिक कैपेसिटी मतलब आपको आवर्स आना चाहिए, तो ही वो दोनों आंसर्स रह गए. क्लियर है. चलो, इन केस ऑफ डैश द व्हीकल्स आर अलाउड टू बी पार्क्ड ऑन द कर्ब. अब देखिए कर्ब पे कब हम व्हीकल पार्क करेंगे, जब ऑन स्ट्रीट पार्किंग होंगी, विच इज वेरी कॉमन सेंस. द आंसर इज ऑन स्ट्रीट पार्किंग.
Next, which study involves the measurement of number of and the type of the vehicle crossing a section of the road per unit time? तो देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम करते हैं क्योंकि स्पीड स्टडी तो स्पीड जानने के लिए होती है, पार्किंग स्टडी पार्किंग के लिए होती है और OND ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जानने के लिए होती है. सो ट्रैफिक फ्लो जानने के लिए होता है. सो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज द आंसर. नेक्स्ट, CRZ नोटिफिकेशन कौन कौन किसके थ्रू CRZ नोटिफिकेशन आया है? सो ये सबको पता है EPA के थ्रू आया है. सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विल बी द आंसर. अकॉर्डिंग टू CRZ नोटिफिकेशन 2019, देखिए 11 में आया था, उसके पहले था. सो CRZ अपडेटेड वाला पढ़िए. इसमें कौन से एनवायरमेंटली मोस्ट क्रिटिकल चीज होती है? सो देखिए मोस्ट क्रिटिकल चीज ये CRZ1 होता है, बट अभी न्यूली CRZ1 को भी CRZ1A और CRZ1B में हुआ है. सो 1A में क्या है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रहते हैं, मैनग्रोव्स हो गए, उसके बाद मड फ्लैट्स हो गए, ये सब. सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. सो आंसर, मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज CRZ1A. और अगर वो नहीं है तो CRZ1 आप टिक कर सकते हो. आई होप आपको यहाँ तक की सीरीज में कोई भी इशू नहीं आया. ऐसे टाइप के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है. राइट नाउ देयर इज सम बग इन द टेस्ट सीरीज. कहीं कहीं टाइम लैप्स कम दिख रहा है, बट टिल द एंड ऑफ द डे वी विल सॉर्ट आउट दैट. बट अगर ऐसे टाइप के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको फेस करना है तो प्लीज नीचे दिए गए हुए लिंक में मैंने टेस्ट सीरीज है RPSC के ATP के. Please join that. You will get a number of questions. Thank you. Thanks a lot.